ठीक है। सिलेबस में देखिए क्या क्या देखना है, पढ़ना क्या क्या। बहुत सा लोग तो नहीं, कोई देखा था सिलेबस क्या क्या बताए थे, पहला क्लास पे आया था। ठीक है, देखिए अभी तो सिलेबस बहुत छोटा कर दिया, बात समझे। और जो बुक अभी नहीं लिया है एनसीईआरटी का, वो संभव हो तो पुराना वाला बुक ले लेंगे, नया बुक नहीं लेंगे। संभव हो तो, यदि पुराना बुक कहीं पुराना वाला किताब का दुकान है, बताते हैं क्यों, उस पुराने वाले किताब के दुकान से लीजिएगा, पुराना बुक लीजिएगा। फायदा क्या होगा, इसमें जो नया वाला बुक दे रहा है ना, उसमें बहुत सारा चीज फिर हटा दिया, पिछले साल हटा दिया। बात समझे। बोर्ड में क्वेश्चन पूछ, बात समझ में आया क्या बोले। जैसे बुक जो नया लॉन्च किया, नया बुक के अनुसार बिहार गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछना चाहिए बोर्ड में, लेकिन हुआ क्या है कि वो क्वेश्चन बैंक देख करके क्वेश्चन बना दिए, क्वेश्चन बनाने वाले। तो जो नया पुराना वाला बुक था, पुराना वाला बुक के अनुसार क्वेश्चन आ गया। हालांकि हम लोग पढ़ाए थे, बात समझ में आया, तब ना लोग ले आया फिजिक्स में 100 में 98 नंबर ले। तो हम लोग पढ़ाए पुराना वाला बुक के हिसाब से, नया वाला बुक को देखे कि बहुत सारा बात केवल हटाया हुआ है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्रयास करना है कि कौन सा बुक ले ले, पुराना वाला बुक। नहीं मिलेगा तो नया वाला बुक भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कम है, कुछ कुछ टॉपिक हटा दिया गया है। हम लोग हालांकि पुराना वाला चीज ही पढ़ाएंगे, इसलिए कि वो पुराना नहीं हो गया, उसमें से कुछ बात हटा दिया। जैसे मान लिया कोई चैप्टर में 5 चीज है, उसमें से एक टॉपिक हटा दी, केवल ये किया। किसी चैप्टर में 15 क्वेश्चन है, तो उसमें 3 4 क्वेश्चन हटा दिया, 10 क्वेश्चन रहने दिया। बात समझ में आया, तो ज्यादा सीख लेंगे, क्या दिक्कत है। बात समझ में आया। जब हमको लगेगा कि नहीं अब बोर्ड में नहीं आ रहा है, तो हम भी सिलेबस से हटा लेंगे उसको। लेकिन अभी इस साल तो पूछा था, और आपको इस बार तो एग्जाम देना नहीं, अगले बार देना है। जो 2026 का तो एग्जाम आपको नहीं ना देना है, 27 में देना है। तो 26 वाला को तो हम डिटेल से पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे, इसलिए पिछले बार तो थोड़ा सा कंजूसी भी कर दिए, का टॉपिक नहीं हो पढ़ा है तो नहीं पूछेगा ही, हटा दिया है तब। लेकिन इस बार पूरा पढ़ाएंगे, एक टॉपिक भी नहीं छोड़ेंगे, चूंकि पूछ दिया है। ठीक है, तो संभव हो तो सबसे पहले एनसीईआरटी का कौन सा बुक खरीदना है, पुराना वाला। कोई नया वाला खरीद लिया है तो हड़बड़ाना नहीं, उससे भी काम चलेगा, जहां होगा हम क्वेश्चन भेज देंगे। बात समझ में आया। लेकिन जो खरीदना चाह रहा है या खरीदने वाला है, तो वो पुराना वाला ही खरीदिए। अब देखिए फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको 2 गो बुक है एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, ये 11th की बात कर रहे हैं, ये किसका बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि समझना है वो 11th का है वो 12th का। 11th में 2 बुक, 2 बुक में फर्स्ट बुक में क्या क्या पढ़ना है, देखिएगा इधर। फर्स्ट बुक में जो पढ़ना है, वो सबसे पहला एक मोशन से रिलेटेड बात पढ़ना, मोशन, गति। बात समझना, इसको हम लोग शुद्ध शब्द में बोलेंगे, ये तुम्हारे समझने के लिए लिखे थे मोशन। इससे शुद्ध शब्द में क्या लिखना है, 1 मिनट आ
पढ़ना है, पढ़ना तो है कहिए मोशन के विषय में उसको, लेकिन हम लोग बोलते हैं क्या चीज बोलते हैं, मैकेनिक्स। बात समझ में आया? मैकेनिक्स को दो ब्रांच में बांटा गया। फिजिक्स का एक बड़ा टॉपिक है क्या चीज, मैकेनिक्स, उसमें नहीं लिखा हुआ मिलेगा, उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। उसके लिए हमको पहले डिफिनेशन 5 को लिखाना पड़ेगा, तब उस चैप्टर का नाम तक पहुंचे। बात समझ में आया? इसलिए हड़बड़ाना नहीं, बुक अभी नहीं मिलाना है। बुक जब हम पढ़ा ले चैप्टर, उसके बाद मिलाना है कि वो टॉपिक मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। शुरुआत में मिलाइए तो मिलवे नहीं करे। ये क्या होगा, मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स का मतलब होता है गति से संबंधित। एक ब्रांच आएगा इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स उसको कहते हैं जो कोई भी मोशन रिलेटेड वस्तु को बनाने का, रिपेयरिंग करने का या नया मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करता है, उसको कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियर। बात समझ में आया? इसी से शब्द निकला है मैकेनिकल इंजीनियर। मतलब जो वस्तु गति करने वाला है। गति करने वाला वस्तु क्या हो गया, जैसे साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, चरपहिया वाहन हो गया, रेल इंजन हो गया, या रेलगाड़ी हो गया, वायुयान हो गया। तो ये सब किस में आता है, मैकेनिक्स। बात समझ में आया? जो चलने से रिलेटेड है, इसका पोजीशन बदल रहा है, अभी यहां कुछ कुछ देर के बाद कहीं और चला जाएगा, तो वैसे वस्तु को बनाने वाले को कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियर। दोनों तरह से बनाना है, एक हुआ कि नया मैन्युफैक्चर करना, और एक हुआ कि पुराना है, कुछ उसमें खराबी आ गया तो उसको रिपेयर करना। तो वो किसका काम है, मैकेनिकल इंजीनियर। बात समझे? कोई भी बच्चा जब इंजीनियरिंग करने जाएगा, डिप्लोमा करने जाएगा, तो उसमें एक ब्रांच पहले के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच था। आज से 20 साल पहले इसको बहुत कोर ब्रांच में रखा जाता था। मतलब ऐसा था कि सब कर लीजिए तो जॉब मिल जाता था। लेकिन आज के डेट में थोड़ा सा इसका वैल्यू कम गया। अब जैसे मान लीजिए गाड़ी खराब हुआ तो बनाने किसके पास जाते हैं, मिस्त्री के पास। तो काम तो वही करना है मिस्त्री वाला, थोड़ा सा लोग मिस्त्री के भाव से देखता है। हालांकि जो एक्चुअल में पढ़ कर आया है उसको क्या कहेंगे, मैकेनिकल इंजीनियर। बात समझे? इसका दो पार्ट, बात समझिए। एक को कहते हैं क्या चीज, काइनेमेटिक्स, काइनामेटिक्स, और दूसरा को कहते हैं डायनामिक्स। बात समझ में आया? काइनामेटिक्स का मतलब हुआ चलने से संबंध। तो कहेगा सर इसमें भी बोले और इसमें भी बोल रहे हैं। तो इसमें हुआ चलने से संबंधित, और इसमें हो गया चलने के संपूर्ण प्रक्रिया। चलने की संपूर्ण प्रक्रिया में दो बात आया। एक तो जैसे यहां से हम घर चले गए, अपना रूम पर चले गए, तो कितना दूरी तय किए, कितना वेलोसिटी से, देखो मोबाइल चला रहे ना, बात समझे? कितना दूरी चले, कितना वेलोसिटी से चले, कितना एक्सेलरेशन हुआ, ये सब जिसके अंदर कितना टाइम लगा, उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। अब हम चाहेंगे कि चले कैसे, तो पृथ्वी पर फोर्स लगाए, या साइकिल पर पेंडल दबाए, या मोटरसाइकिल में एक इंजन लगाकर उसके पहिया को रोटेट कराए, तो ये सब जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे उसको कहेंगे डायनामिक्स। मतलब किसी वस्तु में मोशन हुआ तो क्यों हुआ, दो काउज है, फोर्स लगाए होंगे या एक वस्तु का एनर्जी दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किए होंगे। बात समझ में आया? अब ये पूरा पढ़ते पढ़ते मानिए पूरा फर्स्ट बुके खत्म। बात समझ में आया? इसमें जो आपको पहला टॉपिक पढ़ना है, देखिएगा, इसमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, वन डायमेंशनल मोशन। क्या पढ़ना है? वन डायमेंशनल मोशन। इसको क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, या इसी को कहते हैं एक विमीय गति। एक विमीय गति, ठीक है। फिर है टू डायमेंशनल मोशन। ये वाला टॉपिक का आपका नाम लिखा हुआ होगा। या किसी समतल में गति, इसको कहते हैं समतल में गति, टू डायमेंशनल मोशन को, टू डायमेंशनल मोशन। बात समझ में आया? इसको कहते हैं समतल में गति, या द्विविमीय गति भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? द्विविमीय गति। द्विविमीय गति। बात समझ में आ गया? इतना पढ़ने के बाद अब इसी में एक और है, टू डायमेंशनल मोशन में एक अलग से हम लोग पढ़ लेंगे सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में दोनों पार्ट आएगा, एक उसका डायनामिक्स भी पढ़ेंगे और काइनेमेटिक्स भी पढ़ेंगे। बात समझ में आया?
इस सर्कुलर मोशन जो वृत्तीय गति होगा उसमें दोनों पार्ट में पढ़ेंगे। इसका कुछ पार्ट में पढ़ेंगे क्या चीज, काइनेमेटिक्स, और कुछ पार्ट में पढ़ेंगे डायनामिक्स। बात समझे, मतलब कोई सर्कुलर मोशन क्यों किया ये वाला बात सीखेंगे तो उसको डायनामिक्स कहेंगे। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें तो बोलिए। ये वृत्तीय गति हो गया। अब इसके बाद इसमें दो टॉपिक पढ़ना है मुख्य रूप से। एक है फोर्स, ऐसे तो कहते हैं उसको फोर्स, लेकिन जो चैप्टर का नाम आपका बुक में रहेगा वो रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से। पढ़े होंगे 9th क्लास में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ा था? न्यूटन का गति नियम, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन का गति नियम। हम लोग इसको सीधा सीधी समझेंगे फोर्स से, इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, सीधा फोर्स पढ़ रहे हैं या कहिए बल पढ़। बात समझ में आया? इसको क्या कह देंगे, न्यूटन का गति नियम जो दिया गया है बल के आसपास दिया गया है। तीनों नियम, जो पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम पढ़ा होगा ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम, 9th क्लास में पढ़ना था। बात समझ में आ गया? उसके बाद एक टॉपिक है एनर्जी, उसको हम लोग पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये भी पढ़ा हुआ, वर्क, एनर्जी एंड पावर। बात समझ में आया? दिमाग में ये मत बैठाइएगा कि पढ़ा हुआ, जो पढ़ा हुआ है वो बहुत शॉर्ट में पढ़ा हुआ 9th क्लास में। बस मान लीजिए कि केवल नाम सुना दिया गया, पढ़ना तो डिटेल से है। यहाँ पर नाम चैप्टर का वही है, लेकिन ऐसा मत भरम पाल लीजिएगा कि 9th वाला जितना पढ़ा वो तो पढ़ ले, तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। नहीं, वहां पर शुरुआत किया गया था, मुख्य रूप से पढ़ना कहाँ है, यहाँ पर। तो इसको वर्क, ऊर्जा और शक्ति, ये इतना हो गया। अब इसके बाद आपको इसी वर्क, एनर्जी, पावर के बाद थोड़ा सा पढ़ना है कॉलिजन। नाम सुना है? संघट नाम सुना है? हिंदी में बोलते हैं संघट, इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिजन। हिंदी भी नहीं सुना है, इंग्लिश भी नहीं सुना। टकराना समझता है? गोली खेला है, एक गोली दूसरे गोली से टकराता है, या कैरम बोर्ड खेला होगा तो एक गोटी से मारते हैं दूसरा गोटी को, तो वहां पर कॉलिजन पढ़ना। वही कॉलिजन, उसी को कहते हैं कॉलिजन, या एक वस्तु का दूसरे वस्तु से टकराना। एक नियम के तहत टकराता है, वो कैसे, वो उसमें देखते होंगे कि इधर मारते हैं तो उधर जाता है, मार रहे हैं हम इधर, गोटी जाएगा उधर, ऐसा किया है? जो कैरम बोर्ड खेलता होगा उसको पता होगा। बात समझ में आया? तो कैसे उस नियम को लगाएंगे, कॉलिजन में क्या क्या पढ़ना है टोटल यहाँ पर बताएंगे। तो एक यहाँ पर टॉपिक हम लोग वर्क, एनर्जी, पावर में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका नाम हम लोग लिख देते हैं अलग से कॉलिजन, या इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, संघट, या इसी को कह सकते हैं टकराना। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टकराना। ये बात समझ में आ गया? या तो संघट कहिए या तो क्या कह दीजिए, टकराना कह। ये बात आपको समझ में आया? इसके बाद जो पढ़ना है दोनों टॉपिक को मिलाकर, जैसे सर्कुलर मोशन में क्या बोले कि कुछ इसका पार्ट पढ़ना है, कुछ डायनामिक्स का पार्ट पढ़ना है, उसी तरह से एक इसके बाद टॉपिक आएगा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, इसको कहते हैं घूर्णी गति, घूर्णी गति। बात समझ में आया? इतना पढ़ लेंगे तो समझेंगे मैकेनिक्स खत्म। इसमें कितना भी खराब समय लगेगा, कितना भी कम समय लगेगा, तो कम से कम तो 4 ना। बात समझे? इतना पढ़ लिए मतलब फर्स्ट बुक खत्म हो गया। अब फर्स्ट बुक में एक टॉपिक जो मैकेनिक्स का अंतर्गत नहीं आता है उसको कहते हैं ग्रेविटेशन। कुछ है ग्रेविटेशन भी, मानिए मैकेनिक्स के जैसा ही, लेकिन इसको रखते नहीं है ग्रेविटेशन। इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ये भी पढ़ा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण नहीं पढ़ा हुआ है? यहां पर रेफ नहीं होगा, यहीं पर होगा गुरुत्वाकर्षण। नहीं बात समझे? ये क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण। इतना में फर्स्ट बुक समाप्त। देखिए लास्ट टॉपिक होगा फर्स्ट बुक में, ग्रेविटेशन। बात समझ में आ गया? इतना टॉपिक आपको कहां पढ़ना है, फर्स्ट बुक। बात समझ में आया? अब हम वही बोल रहे थे कि 4 महीना लगेगा टोटल 11th का क्लास यदि बढ़िया से चले, कोई छुट्टी उट्टी विशेष ना मिले,
तो 8 महीना का कोर्स। अभी से आप जोड़ लीजिए, आपको फरवरी लास्ट या मार्च मिड तक या मार्च तक हम लोग पढ़ाएंगे। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून, पहला जून है, तो अप्रैल मार्च तक जोड़िएगा तो कितना महीना होगा? 10 महीना। 10 महीना में 1 महीना हटा दीजिए छुट्टी, तो दुर्गा पूजा का, बकरीद का, ईद का, तो होली का, ये सब मिला जुला करके 1 महीना मान लीजिए क्या है? छुट्टी है। कितना महीना बचा? 9 महीना। इस 9 महीना में आराम से सिलेबस पढ़ा जा सकता है। हाँ, तो संडे को मिला करके, उस संडे तो ऐसे ही कैलकुलेट रहता है, बात समझे? केवल छुट्टी को हटा लीजिए। संडे को हम लोग छुट्टी देने वाले नहीं हैं, भ्रम मत पालो, बात समझे? आता होगा ऑफिस में तो बता दिया जाता है कि संडे को एक्स्ट्रा क्लास, नहीं तो टेस्ट, बात समझे? जैसे ही हमको लगेगा कि सिलेबस पीछे हो रहा है, उसी संडे को बुला ले, बात समझ में आया? यदि लगेगा सामान्य चल रहा है तो आपको नहीं बुलाए, बात समझ में आया? तो संडे को टेस्ट लिया जाएगा। ये बात समझ में आया गया? जैसे इस संडे को भी दोनों बैच का था, 12th वाला। आपका तो अभी सिलेबस नहीं स्टार्ट हुआ था, तो क्या बोला? अब सिलेबस स्टार्ट हो रहा है तो देखिएगा, सब प्रक्रिया में आ जाइए। कभी मैथ का होगा, कभी फिजिक्स का होगा, कभी केमिस्ट्री का होगा, कभी मैथ फिजिक्स दोनों का हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है? वो सब गलत बात यहाँ नहीं लगाना है कि अब तो नया सिस्टम आया है कि सप्ताह में 4 दिन क्लास चलेगा, 5 दिन क्लास चलेगा, फ्राइडे तक चलेगा, सैटरडे संडे छुट्टी। यहाँ संडे को भी काम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम संडे को भी क्लास चलेगा। हाँ, बस ऐसे नहीं आना है कि संडे को सर बोले थे क्लास में आना है, वो संडे को आने के लिए सैटरडे को पहले बता दिया जाएगा कि कल कौन सा सब्जेक्ट का क्लास होगा। संडे का रूटीन नहीं ना लिखा है, तो इसलिए जब भी होगा तो क्या होगा? सैटरडे को आपको बता दिया जाएगा या फ्राइडे को ही बता दिया जाएगा कि संडे को ये सब्जेक्ट इतना बजे से क्लास चलेगा, ठीक है? अब आ जाइए कौन सा बुक में? सेकंड बुक, एनसीईआरटी के हिसाब से। सेकंड बुक में जो पढ़ना है, ऐसे टॉपिक मुख्य रूप से पढ़ना है 2 ही, या कहिए 3 पढ़ना है। एक है फ्लूइड, एक है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, और एक है एसएचएम। और बात समझ में आया? 3 टॉपिक पढ़ना है सेकंड बुक में। पहला है क्या चीज? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये बहुत छोटा टॉपिक है, ठोस का यांत्रिक गुण, ठोस का यांत्रिक गुण। देखो दूसरा बुक में मिल जाएगा ये, यांत्रिक गुण या भौतिक गुण जो लिख लीजिए, बात समझ में आया? यांत्रिक गुण ये लिखा हुआ होगा, ठीक है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और दूसरा टॉपिक होगा, बस यहां पर फ्लूइड कर लीजिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चीज? फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है तरल, नहीं बात समझे? तरल किसको कहते हैं? जो बह सकता है। बहता कौन कौन है? पानी और हवा, मतलब लिक्विड और गैस का कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ये ज्यादा क्लास नहीं लगेगा, इसमें 2 क्लास या 3 क्लास में खत्म, और इसमें लगेगा 12 क्लास, ना बात समझे? इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है, सीधा सीधा ही समझिए, ये चैप्टरे नहीं पढ़ना है। केवल नहीं होता है कि आगे के क्लास में पढ़ना है तो उसका शुरुआत कर देते, बात समझ में आया? तो उतना ही बात यहां पर हम लोग को सॉलिड में पढ़ना है, और ये वाला थोड़ा डिटेल से पढ़ना, बात समझ में आया? तो ये 2 टॉपिक हो गया, इसीलिए कहे एक है फ्लूइड, और दूसरा टॉपिक में आपको पढ़ना है तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, लेकिन हम पढ़ाएंगे पहले आपको एसएचएम। क्या पढ़ाएंगे? एसएचएम। इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। इसको क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति, बात समझे? सरल नाम है, सरल, इसमें कुछ घटना सरल नहीं, नहीं बात समझे? जितना सरल लिखा हुआ दिख रहा है उसके हिसाब से ये सरल टॉपिक है नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इतना ही जान लीजिए, सबसे सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन जो है वो कौन सा है? साइन का या कॉस का, बात समझ में आया? साइन का फंक्शन साइन बताया थे ना, अरे साइन थीटा पढ़ा है ना, तो वही साइन थीटा एक पीरियोडिक फंक्शन। देखो मोबाइल चला ले रहा है,
ना बात समझा। हमको तो लगता है ना कि पढ़ाना छोड़ दे, एक को सबको कहे मोबाइल चला दे घंटा, पहले आराम से हम भी आराम करते हैं तब तक। कभी इधर चला ले रहा है, कभी उधर चला रहा है, कभी इधर चला ले रहा है। बात समझ में आया। तो ये इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, एसएचएम। क्या बोलेंगे, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और चौथा टॉपिक होगा वेव, इसको कहते हैं तरंग। बात समझे। ये दोनों टॉपिक मिला करके कम से कम तो 25 क्लास लगे, ज्यादा लगेगा। मिनिमम कितना खराब स्थिति होगा, 25 क्लास इसमें लगेगा। ये 7-8 क्लास लगता है, इसमें ज्यादा क्लास लगता है। बात समझे। तो मोटा मोटी 25 क्लास आप जोड़ सकते हैं। और उसके बाद है 3 टॉपिक और बच गया, मतलब है तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत, लेकिन चैप्टर आपके एनसीईआरटी के अनुसार है क्या चीज। पहला है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ का उष्मीय गुण, पदार्थ का उष्मीय गुण, पदार्थ का उष्मीय गुण। ठीक है। फिर इसी में है एक टॉपिक 6ठा नंबर में, कहिए क्या चीज है आपको, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थ्योरी ऑफ गैस। नहीं बात समझे, थ्योरी गलत लिखा, थ्योरी ऑफ गैस। और 7वां और लास्ट टॉपिक होगा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बात समझे। इसको कहते हैं उष्मा गतिकी का नियम, उष्मा गतिकी का नियम। ये बात समझ में आ गया। इतना टॉपिक आपको सेकंड बुक में पढ़ना। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। तो ये सब टॉपिक आपको क्या करना है, इतना पढ़ना है। आधा फर्स्ट बुक में है, आधा सेकंड बुक। 4 से 4.5 महीना लगेगा फर्स्ट बुक में, 4 महीना लगभग सेकंड बुक में, 4-4.5 महीना सेकंड बुक में भी लगेगा। बात समझ में आया। दूसरा बात है इसमें लैंग्वेज नहीं लिखा। बात समझ में आया। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स ये इतना टॉपिक छोड़ दिया जाए तो यहां पर ये वाला जो टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक, इसमें तो कुछ लिखाएंगे डिफिनेशन, इसमें भी लिखाएंगे, इसमें भी लिखाएंगे। ये लिखाने वाला टॉपिक। बात समझ में आया। इसमें थोड़ा सा दिमाग कम लगाइए, लिखिए, याद कर लीजिए तो काम चल जाएगा। लेकिन इसके पहले कहीं पर भी आधा पेज भी हम लगातार ना तो हिंदी में लिखाने वाले हैं और ना ही इंग्लिश में लिखा। बात समझ में आया। ये नहीं कि हम नहीं लिखाते, ये सिलेबस में है ही। एक लाइन डिफिनेशन लिखाएंगे, उससे एक फॉर्मूला निकलेगा और उस फॉर्मूला को लगाना सीखें। मतलब पूरी तरह से मैथमेटिकल ये। बात समझ में आया। तो अच्छा से सीखने समझने के लिए आपको 9-10 का पहले मैथ आना चाहिए। 11-12 का नहीं बात बता रहे, जो 11-12 वाला आएगा वो तो हम बताएंगे। जहां पर यदि 11-12 का मैथ भी आएगा तो वो वाला बात हम आपको बता दें, लेकिन 9-10 वाला कितना बात हम बता पाएंगे। बात समझ में आया। उसको रिवीजन कर लीजिए, खूब होगा तो हम फॉर्मूला लिख देंगे, उसका बता तो वो भी देंगे, लेकिन हम बहुत डिटेल से उसको नहीं बता पाएंगे। ये मानकर चलेंगे कि 9-10 आप पास करके आए हैं तो वो आपको आ रहा है। बात समझ में आया। मैथ अच्छा रहेगा, फिजिक्स सिखा देंगे। उसके साथ एक कंडीशन और है कि कम से कम तो 1 घंटा डेली पढ़ कर आना। जो हम आज पढ़ाए हैं अगले क्लास अच्छा से सीख के समझ कर आना है। आज तो हम बता देंगे, समझा देंगे, जाइएगा घर, हो सकता है पढ़िएगा, कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आकर के ऑफिस में पूछ लेना। ठीक है। पहले इस पूरे सिलेबस को लिख लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं टॉपिक को। लिखिए, लिख लीजिए, लिख लो। बैठल क्या करेगा, नहीं लिखना है तो क्या बोले अब।
सब लोग लिख लीजिए। सबसे पहले लोग यही पूछेगा कौन चैप्टर चल रहा है, और मजे की बात है कम से कम तो 30-40% लोग ये भी नहीं बता पाता है कि कौन चैप्टर अभी चल रहा है। उसका फॉर्मूला छोड़ दीजिए, समस्या यहां तक है कि कौन चैप्टर चल रहा है ये भी नहीं पता। इसलिए लिख लीजिए, जहां दिक्कत हो बोलिएगा, हम साफ साफ लिख देंगे यदि कहीं पर स्पेलिंग वगैरह नहीं पता चल रहा है तो। लिखो ना जी, बैठल क्या कर रहा है, लिखा हुआ है। हो गया, ऊपर करें। ऊपर करें। जैसे एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम नहीं दिया हो, ये वाला नहीं दिया हुआ हो ना, बात समझे, ये दिया हुआ इसलिए नहीं दिया हुआ है ना कि इसका क्वेश्चन जो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में ले आए। दो चार को क्वेश्चन दिया हुआ है केवल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, और जो भी थोड़ा बहुत बात है उसी में दे दिया। लिख लिया, ऊपर करें।
हो गया? हो गया? इतना चैप्टर आपको पढ़ना है बाबू। मोटे मोटे तौर पर 8-9 महीना का कोर्स है, लेकिन मजे की बात है कि इसमें मतलब यदि एक दृष्टिकोण से देखें तो 12th से थोड़ा कठिन ही, 12th से आसान नहीं। और ऐसा है कि 12th पूरी तरह समझने के लिए ये पूरा आना चाहिए। बात समझे? नंबर लाने की हम बात नहीं कर रहे हैं, नंबर तो रट के भी लाया जा सकता। यदि समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो 12th क्लास को अच्छे ढंग से समझने के लिए 11th का टॉपिक आना चाहिए, तब अच्छा। जैसे सर्कुलर मोशन यहाँ हेडिंग लगाए हैं, पूरा सर्कुलर मोशन वहां पर भी आएगा। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स लिखे हैं, पूरा वहां पर भी आएगा। बात समझे? कहीं से भी कनेक्शन मिलेगा वहां पूरा चल जाएगा, पूरा मोशन का बात वहां पर भी आएगा। बात समझ में आया? तो बहुत सारा बात फोर्स जो बताया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वो हर एक जगह पर लगे, उसको हम क्या करेंगे? अब ऐसा थोड़ी ना वो 12th में आने लगेगा तो कहेंगे ना इसको रोक देते हैं, हटा देते हैं, 11th का है, वो तो होगा नहीं, हम तो बताएंगे ही। ठीक है, तो अच्छे ढंग से पढ़िए। बोर्ड भले नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट 12th वाला से कहीं ज्यादा है, क्योंकि 12th में भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका ज्यादातर पार्ट यहीं से रहेगा, 20-25% पार्ट यहीं से रहेगा। 12th वाला तो रहेगा ही, साथ में ये भी रहेगा। अब लेकिन डायरेक्ट रूप से कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। डायरेक्ट रूप से नहीं रहने का मतलब केवल ऐसा ना होगा कि केवल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से रहेगा। वो जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का भी क्वेश्चन देगा तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिला देगा, तब तो आप नहीं कह सकते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, मिला देगा दूसरा चैप्टर को। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्या चीज? मैकेनिक्स किसको कहते हैं? मैकेनिक्स इसको क्या बोलते हैं? यांत्रिकी। बात समझ में आया? देखो, फिजिक्स एक बड़ा टॉपिक, बात समझे, बहुत बड़ा सिलेबस। इसमें 2 सब्जेक्ट को शामिल किया गया है सहायक सब्जेक्ट के रूप में। पहला मैथ। बात समझ में आया? जब आप 9-10th का सरकारी टीचर बनने जाइएगा तो फिजिक्स वाला व्यक्ति को, जो फिजिक्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसको मैथ वाला ग्रुप का एग्जाम देना पड़ेगा, साइंस वाला को नहीं। 9-10th का टीचर बनना है सरकारी विद्यालय में तो आपको, यदि साइंस से हैं, ग्रेजुएशन में आपका मतलब इंटर के बाद जो कोर्स होता है ग्रेजुएशन का कोर्स, यदि आप फिजिक्स से किए हुए हैं तो आपका क्वेश्चन वही रहेगा जो मैथ वाला से पूछा जाए। और साइंस वाला जो चलता है उससे, उसमें रखा जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। बात समझ में आया? तो यदि 9-10th की बात करें, 11-12th में फिर अलग अलग होगा। 11-12th वाला जो टीचर बनना चाहता है उसके लिए फिजिक्स का अलग क्वेश्चन रहता है, केमिस्ट्री का अलग रहता है, बायो का अलग रहता है, मैथ का अलग रहता है, सबका अलग अलग रहता है। लेकिन 9-10th में फिजिक्स और मैथ को सेम ग्रुप में रखा गया। बात समझ में आया? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना, खास करके फिजिक्स मैथ के बिना नहीं चलेगा। मैथ तो बिना फिजिक्स का चल भी जाएगा, लेकिन फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ आना चाहिए। ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से चलना है।
सबसे पहले मैकेनिक, बहुत सारा टॉपिक है, सिंपल सिंपल टॉपिक बोले तो आपको 4 टॉपिक पढ़ना है बस 11th। एक है मैकेनिक्स, दूसरा है फ्लूइड, तीसरा है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स और चौथा है एसएचएम और पे। यही 4 टॉपिक पढ़ना है, बात समझे। अब इसी को बहुत सारा चैप्टर में बांट दिए हैं तो 15-16 को चैप्टर लिखा गया। 12th क्लास में 3 टॉपिक पढ़ना, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कहिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और दूसरा कहते हैं ऑप्टिक्स, और तीसरा को कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। बस 3 टॉपिक में पूरा 12th खत्म। एक बार जो शुरू होगा, यदि हिसाब से देखें तो 4 महीना चलेगा। बात समझ में आया? क्योंकि 3 ही टॉपिक है, जो पहला दिन शुरू हुआ 4 महीना वही चलते रहे, उसी में कभी इधर से लाएंगे कुछ जोड़ेंगे, इधर से जोड़ेंगे, मोटा मोटी वही चलेगा। तो यहां पर भी मुख्य रूप से 4 टॉपिक पढ़ना है आपको। कहिए फिजिक्स का 4 गो ब्रांच, उसी में फिजिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच है, क्या चीज? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं तो एक डिफिनेशन लिख लीजिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about motion, we study about motion or cause of motion and, और नहीं, and cause of motion of an object is known as mechanics। लिख लिया? लिख लिया जी? लिखिए। हिंदी भी लिखना है ना? हो जाएगा? हिंदी लिखना है ना? लिखना है, चलिए लिखना है तो बोल दो, हम लिखा देंगे। लिख लो लिख लो लिख लो, जिसको लिखना है लिख लो। लिखिए, भौतिकी का वह शाखा, जिसको नहीं लिखना है नहीं लिखेगा। भौतिकी का वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु का गति और, वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु का गति या गति का कारण का अध्ययन किया जाता है, गति का कारण का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाता है। देखिए, सबसे पहले अब यहां पर समझते हैं कि गति किसको कहते हैं। मोशन, इसको क्या बोलेंगे? गति। और दूसरा शब्द होगा रेस्ट। बात समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? विराम। बात समझिए, मोशन किसको कहते हैं? तो मोशन या रेस्ट एक रिलेटिव शब्द, रिलेटिव मतलब समझ में आ रहा है,
ये तुलना करना पड़ेगा। किसी दूसरे को जब तक नहीं देखिएगा तब तक ये नहीं कह सकते हैं कि आप मोशन में है या गति में है या विराम में है। बात समझ में आया? ट्रेन पर बैठा होगा तो प्लेटफॉर्म पर ऐसा बहुत बार महसूस होता है। मान लीजिए 2 ट्रेन लगी हुई है, एक ट्रेन पर हम बैठे हुए हैं, अब ट्रेन एगो खुली तो पते नहीं चलेगा कि मेरा वाला खुला के बगल में। ऐसा हुआ है कि नहीं? अक्सर हाँ हो जाता है। स्टेशन पर बैठे हुए हैं, ट्रेन में 2 ट्रेन लगी हुई है, और उस ट्रेन को हम देख रहे हैं, लगा कि खुला, लेकिन कौन सी ट्रेन खुली है, मेरी वाली खुली है या बगल वाली खुली है, ये पता नहीं चलता। इसके लिए सोचते हैं पृथ्वी पर का कोई वस्तु को देख, जैसे खंबा को या जो प्लेटफॉर्म पर कुछ बना हुआ है दुकान टाइप का, उसको देखे, उसको देखते तब पता चलता है अच्छा मेरा वाला नहीं खुला है, बगल वाला। ऐसा हुआ है या नहीं? यही शब्द, यहीं पर से आपको मोशन का एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा। मतलब कोई भी वस्तु दुनिया का ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो रेस्ट में, या ये भी पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वो मोशन में। ये जब भी कोई बोलेगा मोशन तो हम लोग को किसी के रिस्पेक्ट में देखना ना। बात समझ में आया? किसी से तुलना करना होगा। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चल रही, नहीं घूम रही है, अपने एक्सिस पर भी घूम रही है, आप पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूम रही। हालांकि ये बात गलत है कि सूर्य के चारों ओर घूम रही। ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो ये भी बात एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ में आया? तो अभी फिलहाल मानकर चलिए कि वो बात 100% सही है। उसमें भी है सही, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट है, वो बताएंगे उस समय। तो क्या होगा, जब पृथ्वी हमारी चल रही है लेकिन हम पृथ्वी को देख रहे हैं तो लग रहा है कि विराम है। बात समझे? तो सबसे पहला बात कि दुनिया का प्रत्येक वस्तु चल रहा। अब हम रेस्ट में किसको कहेंगे और मोशन में किसको कहेंगे, इसके लिए किसी दूसरे वस्तु को देखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, किससे देख रहे हैं तब वो रेस्ट में लग रहा है। जैसे और अच्छा से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 दोस्त है, ए, बी और सी। ठीक है, 3 वो कोई दोस्त है, ये तीनों चला गांव से पटना आने के, घर से निकला, बस स्टैंड पहुंचा। बस स्टैंड पहुंचा तो 3 में से 2 व्यक्ति बस में बैठ गए। एगो बोला 2 दिन बाद हम जाएंगे, इसको चढ़ाने आया, या मम्मी पापा आते होंगे बस पर चढ़ाने के लिए, पापा या कोई भाई है छोटा या बड़ा भाई है तो बस तक आते होंगे पहुंचाने के लिए, सामान्यतः। अब देखो क्या हो गया, जैसे ही बस खुला, ध्यान से देखेगा, मान लिए कि ए है और ये बी है, और ये कौन रह गया, सी रह। अब 2 वो बस पर बैठ गया अपना अपना सीट पर, तो ए दोस्त बी को कैसे देखेगा, रुका हो ना। बात समझ में आया? अरे जैसे ट्रेन पर या बस पर बैठे तो सामने वाला सीट पर उधर ट्रेन पर बैठ गया है, वो इधर बैठ गया, एक दूसरे से गपियाते चलते हैं, कुछ बिस्किट निकाले, अच्छा लीजिए खाइए, ऐसा होता है या नहीं? तो ये कब होगा, जब उसको हम देख रहे हैं ये चल नहीं रहा है, रुका हो। बात समझे? ट्रेन बल्कि बस कितना भी स्पीड से चल ले, लेकिन सामने वाला दोस्त को, सामने वाला पैसेंजर को, बगल वाले पैसेंजर को हम लोग कैसे देखेंगे, रुका हो। लेकिन यही व्यक्ति ए यदि सी को देखेगा तो लगेगा कि जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। ये देखेगा हमको तो लगेगा कि उधर जाए। यदि आप हमको इधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो हम आपको, यदि अपने आप को विराम में मान लिए, तो आप कहां जाते हुए दिखाई दिए। जितना भी पृथ्वी पर का वस्तु है उसको लगेगा कि बहुत तेजी से वो पीछे जा रहा है। नहीं तो मतलब यही व्यक्ति ए रेस्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में एक ऐसा है रेस्ट में, और यही व्यक्ति ए मोशन में है। नहीं, किसके रिस्पेक्ट में, मोशन, इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सी। बात समझ में आया? जब एक शब्द में बोल दिए हमारी पृथ्वी ही चल रही है तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हम लोग रेस्ट में। पृथ्वी हम लोग को लेकर के सूर्य के चारों ओर घूम रही है, यहां तक कि सूर्य भी अपना 9 ग्रह को लेकर के वो पूरे सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है। कोई बात नहीं समझ में? अभी इतना समझ लीजिए कि सूर्य के चारों ओर जब हमारी पृथ्वी घूम रही है
हम लोग को लेकर के, साथ में चंद्रमा को लेकर के, और साथ ही साथ जितना उपग्रह पृथ्वी पर से छोड़ा गया है कोई भी देश के द्वारा, उस सब को लेकर के और सूर्य के चारों ओर घूम रही। तो पृथ्वी पर खड़ा होकर के पृथ्वी के किसी दूसरे वस्तु को देखेंगे तो रेस्ट में देखेंगे। जैसे अभी क्लासरूम का बेंच डेस्क जो भी है, बोर्ड उड, ये कैसा दिख रहा है? रेस्ट में कब कहलाएगा? जब, सीधा सीधी डिफिनेशन बता रहे हैं रेस्ट का, जब दो वस्तु के बीच की दूरी नहीं बदले। जैसे अभी मेरे और आपके बीच की दूरी बदल रही है तो इसको कहेंगे रेस्ट। जैसे ही चलने लगे तब प्रत्येक से कुछ ना कुछ दूरी घट रहा है और कुछ ना कुछ, किसी से बढ़ रहा होगा, किसी से घट रहा होगा, तब हम लोग कहेंगे कि मेरे रिस्पेक्ट में वो चल रहा है और मेरे रिस्पेक्ट में आप चल। बात समझ में आया? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि मोशन में कब कहलाएगा, रेस्ट में कब कहलाएगा, ऐसे हम लोग नहीं बोले कि कौन वस्तु मोशन में है कौन वस्तु रेस्ट में। जब तक कि किसी के सापेक्ष ना बोला जाए, किसी से तुलना नहीं किया जाए, तब तक हम इस बात को नहीं बोल सकते। जैसे ट्रेन पर बैठकर महसूस होता है कि बगल वाली ट्रेन खुली कि मेरा पता नहीं चल रहा है, देखो आंख मुड़ा रहा है। बात समझा? इतना सुंदर हम कहानी सुना रहे हैं कि आंखें बंद हो जाए। बात समझ में आया? जैसे बचपन में मम्मी सुनाती थी कहानी झूठो झूठो बना करके, और कहानी सुनने के दौरान नींद खींच लेते थे। ऐसा होता था या नहीं? वही कहानी यहां हो रहा है कि हम कहानी सुना रहे हैं, यहां लोग को नींद आ रहा है। अरे थोड़ा अपना भार पर रहो, इस पर ऐसे टेहनी मत लगा, जरा शरीर को कष्ट में रखो, मजाक नहीं कहते। एक बात महसूस करना कि गर्मी के दिन में जब बस पर बैठे, थोड़ा हवा लगा ठंडा ठंडा, नींद आ जाएगा। आता है या नहीं? ठंडा दिन में उल्टा होगा, कंबल में जैसे ही पैर उठ थोड़ा गर्म हुआ, नींद आ गया। बात समझे? मतलब हम लोग का बॉडी कंफर्टेबल जोन खोजते रहता है। जिधर जहां जो गर्मी के दिन में थोड़ा ठंडा लगा तो नींद, गर्मी ठंडा के दिन में थोड़ा गर्मी लगा, बात समझे, जहां जो उसका कंफर्टेबल जोन में दीजिएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करता है कि घर में भी एगो बेंच या टेबल और एगो चेयर रखता है, बेड पर ऐसे लेकर पढ़ना शुरू किया, 5 मिनट में नहीं जाए। बूढ़ा बुजुर्ग के मुंह से देखेगा, सुनेगा कि जैसे ही पेपर ऊपर कहानी वहानी कुछ पढ़ने लगे तो नींद आ जाता है, ऐसे नींदे नहीं आता। मतलब उस बूढ़ा को भी पढ़ना कठिन लग रहा है, इसलिए तुरंत नींद आ जा रहा है। हम लोग को तो और लगता है। इसलिए कभी भी बेड पर बैठ कर नहीं पढ़ना है, मजाक नहीं कर रहे हैं, बेड पर बैठकर नहीं पढ़ना है। वो पढ़ाई नहीं, बहाना होता है। हम तो आज तक नहीं पढ़े। आज भी हमको कुछ भी पढ़ना लिखना है तो हम चेयर और टेबल का प्रयोग करते हैं। मेरा रूम में सब दिन एक चेयर और टेबल, भले हम 10 दिन ना पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि हमको कुछ भी पढ़ने का जरूरत पड़ा, कुछ लिखने का, जैसे मान लिया तुम्हारा क्वेश्चन ही बनाने का जरूरत, बेड पर नहीं, बेड पर पढ़ रहे हैं मतलब समझ रहे हो काम नहीं करना है। हम अपने आप को अंदर में दिमाग में सेट कर लिए कि काम होने वाला नहीं है। बेड पर सोने का, लेट करके करने का मन कर रहा, मतलब समझ गए कि काम पूरा होगा नहीं। जैसी चेयर और टेबल पर बैठे तो ये गारंटी लिख देते हैं कि काम खत्म हो जाए, जो काम जितना टारगेट लिए काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बॉडी को अथी में रखिए। ये बात समझ में आया? रेस्ट और मोशन पक्का। जब भी हम लोग को कुछ नहीं बोला जाएगा कि बताइए ये वस्तु कैसा है, मान लिया मेरे बारे में पूछा जाए कि ये व्यक्ति कैसा, रेस्ट में है या मोशन में, तो कुछ नहीं बोला, किसके रिस्पेक्ट में, तो मान लेंगे पृथ्वी के रिस्पेक्ट। जब कुछ नहीं बोलेगा तो किसके रिस्पेक्ट में समझेंगे? पृथ्वी के रिस्पेक्ट। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में समझेंगे तो ऐसा समझिए कि पृथ्वी को मान लिए कि हम रेस्ट में। बात समझ में आया? अब रेस्ट में पृथ्वी है तो उस पर यदि हम चल रहे हैं तो चलता हुआ प्रतीत होगा, और यदि रुका हुआ है पृथ्वी पर, रुका हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले मोशन का डेफिनेशन लिखिए। लिखिए, मोशन हेडिंग लगाइए, दोनों डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखिए, मोशन, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if the position of an object is object changes with respect to गप कर रहा है,
विथ रिस्पेक्ट टू, इसको शॉर्ट में हम लोग WRT लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, then the object is known, the object is called in motion। इसी तरह से रेस्ट का डिफिनेशन लिखिए, विराम का, विराम, इफ द पोजीशन of an object does not change with respect to another object, then the object is called in rest। हो गया, बात समझ में आ गया? हिंदी जिसको लिखना है लिख लो, जिसको नहीं लिखना नहीं लिख। यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष, किसी वस्तु की स्थिति किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष, किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष, किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष परिवर्तित, किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष परिवर्तित होता है, तो वह वस्तु गति में कहलाता है, गति में कहलाता है, गति में कहलाता है। दूसरा लिख लीजिए, रेस्ट, विराम। यदि किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष, किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, तो वह वस्तु विराम में कहलाता है, तो वह वस्तु विराम में कहलाता है। एग्जाम्पल दे लीजिए, वही वाला एग्जाम्पल ABC वाला। ये मान लेते हैं एक बस है, एक बस है जो कि क्या है, इसमें दो व्यक्ति बैठा हुआ है, कौन कौन, A, और कौन सा दूसरा व्यक्ति कौन सा है, B, और ये बस चल रहा है V वेलोसिटी से, V चाल से चल रहा है। चाल इसका कितना है, V, और एक व्यक्ति कौन सा है, C, जो पृथ्वी पर खड़ा है। बात समझ में आया?
ये व्यक्ति हो गया ए, ये हो गया बी और ये सी। तो हम लोग कहेंगे व्यक्ति ए, पर्सन ए इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। और यही पर्सन ए इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सी। नहीं बात समझ में आया क्या? यहां पर लिख लीजिए पर्सन बी और पर्सन सी, पर्सन बी और पर्सन। ये बात समझ में आया आपको? ये बात समझ में आया? अच्छा एग्जाम्पल है, एक से दोनों बात पता चलता है। एक ही व्यक्ति हो सकता है रेस्ट में भी रहे और हो सकता है क्या चीज में रहे, मोशन में भी रहे, लेकिन किसके सापेक्ष, तो दो अलग अलग वस्तु के सापेक्ष। जैसे चंद्रमा पर से हम अपने आप को देखेंगे तब पृथ्वी पूरा चल रही है, लेकिन पृथ्वी पर खड़ा होकर हम देखेंगे तब पृथ्वी कैसा लगेगी, रेस्ट में लगेगी। बात समझ में आया? ऐसा लगा है कि पृथ्वी कभी घूम रही है? नहीं लगा है, क्योंकि इसी पर से हम लोग देख रहे हैं। चलिए इसको लिख लीजिए। अगले क्लास, अब इससे ज्यादा नहीं बताने वाले, ठीक है? इसको अच्छे ढंग से मोशन को समझ कर आइएगा। अगले क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें और जो काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स ये सब लिखाए हैं, उसके बाद वन डायमेंशनल मोशन शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संभव हो तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एकदम पढ़ लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम पहला क्लास तो आपको ठीक रहेगा, ठीक है? बाकी फिर हम अगले क्लास करेंगे।